हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए मैं पहले ही आपको 5 मॉक टेस्ट करा चुकी हूँ बायोलॉजी के। आज हम कवर करेंगे अपना 6 मॉक टेस्ट बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेरीकल्चर इफ यू प्रोड्यूस ब्रूड ट्वाइस इन अ ईयर दिस इज टर्म्ड एज। यानी कि जब आप सेरीकल्चर कर रहे हैं, रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं, तो अगर साल में आपको 2 ब्रूड मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वोल्टाइन, मल्टी वोल्टाइन, बाय वोल्टाइन या फिर यूनी वोल्टाइन। तो आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में आपको टोटल 21 यूनिट्स कवर करनी है, जिसमें से 10 यूनिट आपकी ग्रेजुएशन की है और उनमें से ही एक यूनिट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो जब आपको साल में 2 बार ब्रूड मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाय वोल्टाइन। अगर आपने मल्टीपल टाइम लिया तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वोल्टाइन। अगर पूरे साल में आपने सिर्फ एक ब्रूड प्रोड्यूस किया है तो उसको हम बोलते हैं यूनी वोल्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, रिमूविंग द सेरिसिन प्रोटीन बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो अगर आप है ना सेरिसिन प्रोटीन को रिमूव कर रहे हैं किसकी मदद से? गर्म पानी की मदद से। तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? रीलिंग, स्टिफलिंग, डीगमिंग या फिर स्लाइसिंग। तो आपको पता है रीलिंग का मतलब होता है जब कुकून में से आप धागा बाहर निकाल रहे हो, इसको हम रीलिंग कहते हैं। स्टिफलिंग का मतलब होता है जब आप प्यूपा को किल कर रहे हो हॉट वाटर से या फिर ओवन में डाल के, उसको हम स्टिफलिंग कहते हैं। और अगर आप सेरिसिन प्रोटीन को रिमूव कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डीगमिंग कहते हैं इस प्रोसेस को हम। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका क्या स्कोर आया 40 में से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियासिस इज कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स बाय विच वेक्टर। यानी कि आपके बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अगर इन्वेजन हो गया है, मियासिस नाम की बीमारी हो गई है, तो किस वेक्टर की वजह से ये फैली है? सैंड फ्लाई, डियर फ्लाई, क्यूलिक्स मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई। तो आपको पता है हमारी एक यूनिट थी इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, जिसमें हमें इस डिजीज के बारे में पढ़ना था। तो मियासिस का मतलब ये होता है जब हाउस फ्लाई है ना अपने एग्स को आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर डालना शुरू कर देती है, मैगेट्स बन जाते हैं आपके शरीर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मियासिस बोलते हैं। बहुत सारे वुंड्स बन जाते हैं आपके शरीर में, जख्म बन जाते हैं और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? अंडे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई के। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? मियासिस बुलाते हैं। तो हाउस फ्लाई इसमें वेक्टर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीबोटोमस फीवर इज कॉज्ड बाय प्लियोबोवायरस विच इज ट्रांसमिटेड इनटू द होस्ट बॉडी विद द हेल्प ऑफ। तो आपको जो ये फीवर हो गया है, जो इस वायरस की वजह से होता है, इसको आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने का काम किस वेक्टर ने किया है? हाउस फ्लाई, एडीज मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो या फिर सैंड फ्लाई। तो आपको पता है जो हमारा प्लीबोटोमस फीवर है उसका लिए वेक्टर का रोल कौन प्ले करता है? हमारी सैंड फ्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ना एंड रेडियस आर व्हाट काइंड ऑफ बोन्स। तो जो हमारी अल्ना बोन है, रेडियस बोन्स है, ये किस प्रकार की हड्डियां हैं? शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल है, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है, फ्यूज्ड बोन का एग्जाम्पल है या फिर इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है हमारे हाथ और पैरों में जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके नाम होते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। बोन एंड कार्टिलेज यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टेस्ट बोन। अगर आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर हम सबसे सॉफ्ट बोन की बात करें तो वो कौन है? स्टेपीज बोन, क्लैविकल बोन जिसको हम कॉलर बोन भी बुलाते हैं, फीमर बोन या फिर स्टर्नम बोन। तो स्टेपीज आपको पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे कान में होती है। फीमर बोन जो है वो हमारी थाई बोन है और हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है ये। और क्लैविकल बोन जिसको हम अपनी कॉलर बोन भी बुलाते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे सॉफ्ट हड्डी है। ठीक है, इसका जुड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर कभी आपकी कॉलर बोन टूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स एंड सलाइवा डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज व्हाट काइंड ऑफ बैरियर। तो आपके जो आंसू है, आपका जो सलाइवा है, उसके अंदर एक लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है, यानी कि माइक्रोब्स को आपके शरीर में ग्रो नहीं करने देता है। तो ये किस प्रकार के बैरियर का एग्जाम्पल है? तो जब हमने इम्यूनोलॉजी यूनिट पढ़ी थी, हमने वहां पर बहुत सारे टाइप के बैरियर पढ़े थे। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या फिर साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, तो आपको पता है फिजिकल बैरियर के अंदर आती है हमारी स्किन एंड म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हम बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ते हैं। हमारे कान के अंदर जो ईयर वैक्स है, हमारे जो टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम है, हमारी बॉडी के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जाम्पल है। आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि सेलुलर बैरियर के अंदर हम किसको पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, देखो हमारे पास है ना दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है जो हमारे अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट है, यानी कि जब आप पैदा हुए थे तो जिस इम्यूनिटी को लेकर आप पैदा हुए थे उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। टाइम के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते गए जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी ने एक्वायर की उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बुलाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, डाइवर्सिटी दिखाती है, नो मेमोरी दिखाती है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन दिखाती है। तो आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, तो स्पेसिफिसिटी तो वो डेफिनेटली शो करती है, डाइवर्सिटी शो करती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर लेती है, तो डाइवर्सिटी शो करती है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन करती है, यानी कि ये हमारे खुद के बॉडी सेल्स है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये फॉरेन पार्टिकल्स है, इनको डिस्ट्रॉय करना है, तो ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन नो मेमोरी जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि मेमोरी भी प्रेजेंट होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्शिया प्रोवाट्स की बैक्टीरिया कॉज विच डिजीज। तो रिकेट्शिया प्रोवाट्स की बैक्टीरिया की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है, लाइम डिजीज, टाइफॉइड, एपिडेमिक टाइफस फीवर या फिर सिफिलिस। तो आपको पता है सिफिलिस आपको होता है ट्रेपिनोमिया पेलिडियम नाम के बैक्टीरिया की वजह से, टाइफॉइड आपको होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, और एपिडेमिक टाइफस फीवर हमें किसकी वजह से होता है, रिकेट्शिया प्रोवाट्स की वजह से होता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि लाइम डिजीज किसकी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है there are various methods of preserving eggs for future use which of the following is not a method of preserving eggs। तो जब मैंने आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पर है ना एग्स को प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी। तो आपको बताना है एग प्रिजर्वेशन के लिए जो हम वेरियस मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से कौन सा एक मेथड हम इनमें से नहीं यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल एग्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फ्रीजिंग एग्स या फिर ऑयल कोटिंग ऑफ एग्स। तो आपको पता है इनफर्टाइल एग्स को अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो ये एक प्रिजर्वेशन का मेथड है, बिल्कुल सही बात है। फ्रीज करना है, एग को फ्रीज करना है, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। एग्स के ऊपर ऑयल की एक कोटिंग कर देना, ये भी उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग नहीं था, डी फर्टिलाइजेशन थी वो टेक्निक। ठीक है, तो आपको वो सारी टेक्निक्स के नाम याद होने चाहिए। हमारी जो यूनिट थी अप्लाइड जूलॉजी, वहाँ पर जो आपको पोल्ट्री फार्मिंग का एक टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर मैंने ये आपको कराया था। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको है ना प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट की है जिसमें मैंने आपकी सारी बायोलॉजी यूनिट्स को है ना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरेंज किया है। यानी कि जब मैंने आपको पहले आपको लाइव प्रोसेस यूनिट कराई है, फिर उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक DSSB ने पूछे हैं वो मैंने कराई है। इस तरीके से मैंने सारी यूनिट्स वहाँ पर अरेंज कर दी है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, आपको वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि मैम ये बताइए कि इसका थियरी वीडियो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में सब कुछ सीक्वेंस में मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट है when glaciers deepened and widened existing river valleys so that they can become U-shaped in cross section, they are formed in deeply eroded valleys formed by glaciers, which type of estuary is being described। तो आपको पता है जब हमने एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट पढ़ी थी वहाँ पर मैंने आपको एस्चुरी के डिफरेंट स्टाइल्स बताए थे। तो उन्होंने बोला कि जब आपके ग्लेशियर्स जो है वो गहरे होते जाते हैं, वाइडेंड होते जाते हैं, तो वो रिवर वैली को इरोड कर देते हैं, और जो इरोडेड वैली की वजह से क्या बनते हैं, एक एस्चुरी बन जाती है। तो इसका नाम क्या है, बारबिल्ट बोलते हैं, ड्राउंड रिवर वैली बोलते हैं, फजार्ड बोलते हैं, या फिर टेक्टोनिक बोलते हैं। तो आपको पता है हमारे ग्लेशियर्स के डिपेंड होने से जो हमारी यू शेप्ड क्रॉस सेक्शन में वैली बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फजार्ड बोलते हैं। ठीक है, एस्चुरी का एक टाइप है ये। नेक्स्ट है अ कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स। रीफ आर फॉर्म्ड बाय कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय। तो आपको पता है जब हम एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको कोरल रीफ के बारे में पढ़ाया था। तो कोरल्स एक्चुअली क्या होते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करने वाले ये एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कोरल है ये रीफ को बिल्ड करते हैं, अंडर वाटर एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा होता है। जब कभी आप देखते हैं ना समुद्र के अंदर, तो कोरल रीफ कितनी सुंदर सुंदर दिखाई दे रही होती है। तो ये क्या होते हैं, कुछ नहीं होती, ये हमारे कोरल पॉलिप्स जो है उनकी कॉलोनीज है। ठीक है, तो उनको साथ में रखने का काम, वो सारे के सारे पॉलिप्स बॉडी फॉर्म्स को साथ में रखने का काम कौन करता है, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको पता है इन सबको बाउंड टुगेदर करने का इनके स्केलेटल में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो इनको आस पास जोड़े रखने का काम करता है।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड फाइलम। तो मैंने आपको है ना ए बी सी डी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं जिनके बेसिस पे आपको फाइलम आइडेंटिफाई करना है। साइकॉन इज द मेंबर ऑफ दिस फाइलम, मेड्यूसा बॉडी फॉर्म इज सीन, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड मेटामेरिज्म इज सीन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, निडेरिया, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटे हेलमिंथीज एंड एनालिडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्के हेलमिंथीज एंड एनालिडा। तो जब मैंने आपको एनिमल डाइवर्सिटी यूनिट कराई है, एनिमल किंगडम कराई है, तो वहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ा है। तो आपको पता है जो साइकॉन होता है वो किस फैमिली का मेंबर होता है, पोरीफेरा फैमिली का मेंबर होता है। अब हमारे तीन ऐसे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। मेड्यूसा बॉडी फॉर्म, तो आपको पता है जो हमारे सीलेंट्रेटा होता है ना, वहाँ पर हमको दो टाइप की बॉडी फॉर्म देखने को मिलते हैं। उनमें से एक बॉडी फॉर्म क्या होती है, पॉलिप, और एक होती है मेड्यूसा। तो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलती है, सीलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। अब हमारे ऐसे भी तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, सी में देखते हैं फ्लेम सेल्स प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो जो हमारी फ्लेम सेल्स होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर नहीं होती, एस्के हेलमिंथीज के अंदर भी नहीं होती, प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, एक और देख लेते हैं, मेटामेरिज्म इज सीन। तो जब मैंने आपको यूनिट कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी है ना सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो एनालिडा के अंदर ऐसा होता है। तो हमारा जो राइट सीक्वेंस हो गया ए बी सी डी वो क्या है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटे हेलमिंथीज एंड एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्लांट किंगडम फाइलम। तो आपको प्लांट किंगडम आइडेंटिफाई करनी है, ए बी एंड सी। स्पेगनम इज द मेंबर, मोनोकॉट एंड डाइकॉट बिलोंग टू दिस, सीड हैबिट स्टार्ट्स इन दिस। तो आपको पता है स्पेगनम किसका मेंबर होता है, ब्रायोफाइट का मेंबर होता है। तो तीन ऐसे ऑप्शंस है। फिर है मोनोकॉट एंड डाइकॉट बिलोंग्स टू दिस। तो आपको पता है हमारे जो मोनोकॉट एंड डाइकॉट है वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 1 और 2। अब हमें देखना है लास्ट, सीड हैबिट किसके अंदर स्टार्ट होती है। तो आपको पता है जो हमारे जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सीड हैबिट का प्रिकर्सर हम किसको मानते हैं, टेरिडोफाइट को मानते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका जो विंड पाइप है उसको है ना कवर कर दिया जाता है ताकि आपका जो खाना है वो गलती से विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप खाना खा रहे होते हैं और आप बोलने की कोशिश करते हैं, अचानक से आपको बहुत ज्यादा खांसी होने लग जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि गलती से आपका कुछ पार्टिकल जो है वो कहाँ चला गया, विंड पाइप के अंदर चला गया। तो उसको कवर करने का काम कौन करता है, लैरिंक्स, डायफ्राम, टंग या फिर एपीग्लॉटिस। तो आपको पता है हमारे विंड पाइप को कवर करने का काम कौन करता है, एपीग्लॉटिस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन यूनिट में मैंने आपको ये बताया ह्यूमन फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट है लंग्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो हमारे जो लंग्स है वो किसकी मदद से कवर्ड है, किस लेयर की मदद से कवर्ड है, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारी लंग्स के बाहर आउटर कवरिंग होती है उसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे कि पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम किसकी लेयर्स है, ठीक है, किसी की आउटर लेयर्स हैं ये। तो आपको बताना है कि किस किस ऑर्गन की आउटर लेयर है, ठीक है। और आंसर किया कीजिए, ठीक है। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर मैम दे, तो मैम भी एक्सपेक्ट करती है कि जो क्वेश्चन मैं पूछूं उनका भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब आप ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हो उनमें से कौन सा ऑर्गन आपको देखने के नहीं मिलेगा, रेटे टेस्टिस, एपिडाइमिस, वैसा एफ्रेंटिया या फिर इशुथमिस। तो आपको पता है ये जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके अंदर सब प्रेजेंट होता है, लेकिन इशुथमिस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा ऑड वन आउट है, यानी कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जब हम क्लास 12 से रिप्रोडक्शन यूनिट करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी। नेक्स्ट है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। तो स्पर्मिएशन जो हमारा एक प्रोसेस है, तो स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं, वॉस डिफरेंस से, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या फिर एपिडाइमिसिस से। सो आपको पता है स्पर्मिएशन का मतलब होता है जब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होने लग जाते हैं, तो इस प्रोसेस का एक नाम रखा गया है स्पर्मिएशन, ठीक है। ये भी हमारा क्लास 12 के रिप्रोडक्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो कौन से विटामिन को हम एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं जो हमारे हेमरेज को रोकने में हेल्प करता है, विटामिन ए,
विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो आपको पता है विटामिन ए जो है उसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, वो हमें स्कर्वी नाम की बीमारी से बचाता है। जो हमारा विटामिन के है वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इसलिए वो एंटी हेमरेजिक विटामिन है। ठीक है, विटामिन का लेक्चर मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उसको देखिएगा। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन। तो राइबोफ्लेविन जो है वो किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? विटामिन B7, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B1। तो B7 का साइंटिफिक नेम होता है बाइटिन, और राइबोफ्लेविन किसका साइंटिफिक नेम है? हमारे B2 का। ठीक है, B1 का साइंटिफिक नेम क्या है और B3 का क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अगर आपका विटामिन का टॉपिक एकदम स्ट्रांग है। अगर नहीं स्ट्रांग है तो जाके विटामिन का लेक्चर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो जब भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो करती है तो वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो करती है, बाई डायरेक्शनल फ्लो करती है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो करती है, या फिर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो आपको पता है हमें डिफरेंट पिरामिड्स पढ़ने होते हैं, जब उसमें एनर्जी का पिरामिड पढ़ते हैं तो ये इकलौता ऐसा पिरामिड होता है जो हमेशा अपराइट रहता है। अब ये हमेशा अपराइट क्यों रहता है, सीधा क्यों रहता है? क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर करती है तो हमेशा घटती रहती है, तो इसलिए हमेशा हमारी जो एनर्जी है वो यूनि डायरेक्शनली फ्लो करती है। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होता ना आपने खाना खा लिया अब और भी ज़्यादा खाना बच गया है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल पर जब एनर्जी यूज हो जाती है तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने के लिए एनर्जी और भी कम बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो बायोस्फीयर के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है इनमें से कौन बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट नहीं है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या फिर एयर। तो आपको पता है हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब क्या है? लिविंग है। ठीक है, हमारी जो एयर है, वाटर है, सन है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज। तो हनी बी की एक ऐसी स्पीसीज आपको आइडेंटिफाई करना है जो इससे हम कहाँ से लेके आए? इटली से लेके आए। एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरे, एपिस मेलिफेरा या फिर एपिस सेरेना इंडिका। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हनी देती है ये वाली वेराइटी हमें, जो इटालियन वेराइटी है इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फॉडर क्रॉप। तो फॉडर क्रॉप हम किसको बुलाते हैं? अपने जानवरों को चारा देने के लिए जिस क्रॉप को हम उगाते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? फॉडर क्रॉप बुलाते हैं। ओट, सूडान ग्रास, बरसीम या फिर सोरगम। तो जो हमारा ओट है, सूडान ग्रास है, बरसीम है, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे क्रॉप है? फॉडर क्रॉप है। लेकिन सोरगम जो है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हम उसको खुद खाते हैं। वैसे तो देखो कुछ भी वेस्ट होता है वो हम जानवरों को खिलाई देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जिन क्रॉप को हम सिर्फ जानवरों के लिए उगाते हैं उसको हम फॉडर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो ओट्स हम भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन ओट का ज़्यादातर प्रोडक्शन हम किस लिए करते हैं? एनिमल को फीड करने के लिए। ठीक है, आजकल तो ह्यूमंस उसका ज़्यादा कंजप्शन करने लगे हैं। नेक्स्ट है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई कॉज विच डिसीज। तो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? एस्कैरियासिस, रिंग वॉर्म्स, एलिफेंटियासिस या फिर लेशमेनिया। तो आपको पता है एस्कैरियासिस नाम की जो बीमारी होती है वो आपको एस्कैरिस नाम के हेलमिंथ से होती है। रिंग वॉर्म जो है आपको फंजाई की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की वजह से होती है। लेशमेनिया आपको काला, लेशमेनिया की वजह से आपको जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काला अजहर बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस नाम की जो बीमारी है वो हमें किसकी वजह से होती है? वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है? HIV, सिफिलिस, गनोरिया या फिर एक्ने। तो आपको पता है जो हमारी HIV है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, तीनों के तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन जो एक्ने है वो हमें स्टेप्लोकोकाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है और इट इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, एक्चुअली डिजीज में भी नहीं बोल सकते इसको आप। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है, आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया अपने फेस को तो भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है आपको किसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। मैमल्स, रेप्टाइल, फिशेस, पाइसिस, रेप्टाइल, मैमल्स, एविस, रेप्टाइल्स एंड पाइसिस एंड पाइसिस, एविस एंड मैमल्स। तो आपको पता है 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो हमारी फिशेस के पास आता है जिसको हम पाइसिस भी बोलते हैं। तो हमारा ऐसा ऑप्शन कौन है? 2 एंड 4। अब आगे देखते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट हमारे रेप्टाइल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये सही बात है, तो सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है? मैमल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि एविस जो बर्ड्स होते हैं उनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं, तो फोर्थ
सही नहीं हो सकता, सिर्फ कौन सा सही है, सेकंड सही है, क्योंकि पाइसिस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे मैमल्स एंड एविस के पास। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किस प्लांट किंगडम के अंदर ऐसा होता है, नेकेड सीड्स आर प्रेजेंट। थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। तो आपको पता है फ्लावर्स जो होते हैं हमारे, जो प्लांट किंगडम मैंने आपको पढ़ाई थी, उनके अंदर फ्लावर्स आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो 3 और 4 हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब देखते हैं आगे, नेकेड सीड्स आर प्रेजेंट। तो आपको पता है जिम्नो वर्ड जो होता है ना, जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स वर्ड ही कहाँ से आया है, नेकेड सीड से आया है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है हमारे वहाँ पर नेकेड सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय डैश, बोन इज कनेक्टेड विद मसल बाय डैश, कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट, लिगामेंट एंड टेंडन, कार्डियक टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता है जब आपकी 2 बोन्स आपस में जुड़ी होती है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, लिगामेंट बुलाते हैं, और बोन जब मसल से अटैच करती है उसको हम टेंडन बुलाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। A provides buoyancy to aquatic plant, B provide flexibility to branches, C coconut husk is made up of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, collenchyma, parenchyma, sclerenchyma, erenchyma, collenchyma, sclerenchyma, chlorenchyma, कॉलनकाइमा एंड स्केलरकाइमा। तो आपको पता है हमारे प्लांट्स को बॉयंसी देने का काम कौन करता है, हमारा एरनकाइमा करता है। हमारे ब्रांचेस को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करता है, हमारा कॉलनकाइमा करता है। और हमारा जो कोकोनट हस्क है वो किससे बना होता है, स्केलरकाइमा से बना होता है। ठीक है, आपको टिश्यूज के है ना डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख के दिए जा सकते हैं और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। तो लाइसोसोम्स किससे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी बॉडी से, या फिर राइबोसोम से। तो जो मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो किससे बनते हैं, हमारी गोल्जी बॉडी उन्हें बनाने का काम करती है। और हमारे लाइसोसोम्स के अंदर जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं उनको बनाने का काम करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने, इसीलिए उसको उसका नाम मिला है गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो किस सेल ऑर्गेनल को हम किचन ऑफ द सेल बुलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, या फिर क्लोरोप्लास्ट को। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, लाइसोसोम कहलाते हैं डाइजेस्टिव बैग्स, सुसाइड बैग, और क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं किचन ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपको इनके जो निक नेम्स है वो मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज आपको कहाँ देखने को मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बर्डिंग में, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए क्योंकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ट्रू जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है ऐसा। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस इफ फीमेल रिलीज एक्स क्रोमोसोम एंड फादर रिलीज वाई क्रोमोसोम, व्हाट वुड बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो अगर जो मदर है उसने एक्स क्रोमोसोम रिलीज किया है, फादर ने वाई क्रोमोसोम रिलीज किया है, तो बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, गर्ल, आइदर गर्ल और बॉय, बॉय, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है एक्स एंड एक्स अगर क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल बनती है, एक्स और वाई मिलते हैं तो बॉय बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉय। और ये आपको याद रखना है कि एक्स एक्स क्या फॉर्म करते हैं ह्यूमंस के अंदर, गर्ल, एक्स एंड वाई क्या फॉर्म करते हैं, बॉय। तो जितने भी लोग कभी भी बेटी होने के लिए मदर को ब्लेम करते हैं तो मदर का कोई रोल ही नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो अगर बेटा या बेटी क्या पैदा होगा ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। वो एक्स क्रोमोसोम रिलीज करेगा तो बेटी पैदा होगी, वो वाई क्रोमोसोम रिलीज करेगा तो बेटा पैदा होगा। ठीक है, सो स्टॉप ब्लेमिंग वुमेन। नेक्स्ट है, इन अ फ्लावर विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिस्पेक्टिवली। तो फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट रिस्पेक्टिवली किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्टेमन एंड एंथर, स्टाइल एंड ओवरी, एंथर एंड ओवरी, ओवरी एंड स्टिग्मा। तो जब हम फ्लावर को पढ़ते हैं तो फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को हम पढ़ते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, ठीक है, पिस्टिल। तो आपको पता है जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है, एंथर होता है। और जो फीमेल गैमेट जहाँ पर बनते हैं वो क्या होती है, हमारी ओवरी होती है। तो एंथर एंड ओवरी। ठीक है,
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन विच ऑर्गन्स। तो आपको बताना है ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हेयर एंड नेल के अंदर, नोज एंड लंग्स के अंदर, टंग एंड नोज के अंदर, या फिर नोज एंड टंग के अंदर। तो आपको बताया आपका जो नाक है जिससे आप कोई भी चीज़ को स्मेल कर सकते हो बहुत अच्छे से, वो किस वजह से है, क्योंकि ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, और गस्टेटरी रिसेप्टर आपके टंग पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से टेस्ट करके बता सकते हो। ठीक है, तो नोज एंड टंग पर ये रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट है, ओलाफैक्टरी नाक में, गस्टेटरी टंग पे। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करना है। मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज्ड बाय, T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज्ड बाय, insulin is released by parathyroid gland, thyroid gland and pancreas, pituitary gland, thyroid gland and pancreas, pineal gland, thyroid gland and pancreas, pineal gland, adrenal gland and pancreas। तो आपको बताया मेलाटोनिन हार्मोन जो है, जिसको हम स्लीप हार्मोन भी बुलाते हैं, ठीक है, तो कौन रिलीज करता है, हमारे बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो हमारे ऐसे दो ऑप्शन है 3 एंड 4। ठीक है, आगे देखते हैं। T3 एंड T4 जो हार्मोन है उनको कौन रिलीज करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। और इंसुलिन को रिलीज कौन करता है, हमारा पैनक्रियास करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl। तो आपको एक ऐसे एंजाइम को आइडेंटिफाई करना है जो आपके पेट में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, और इसको एक्टिवेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको बताया हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा होता है, और इसका काम क्या होता है, वहाँ पर हमारे एंजाइम को एक्टिवेट करना। तो आपको इस एंजाइम का नाम आइडेंटिफाई करना है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, बाइल या फिर पेप्सिन। तो आपको पता है जो हमारा प्रोटीन के डाइजेशन में स्टमक में हेल्प करता है, देखो उन्होंने लोकेशन बताई है, स्टमक के अंदर जो हेल्प करता है, रिलीज होता है, वो होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिनोजन की फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है, जो एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, और ये एक्टिवेट होता है, कन्वर्ट होता है पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, एसिडिक मीडियम चाहिए इसे काम करने के लिए, और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंजाइम विच इज रिलीज्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड, इट्स pH इज 6.8 एंड इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको एक ऐसा एंजाइम आइडेंटिफाई करना है जिसको रिलीज करते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड, इसका pH है 6.8, और आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इसका रोल होता है। बाइल, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस या फिर अमाइलेज। तो आपको पता है आपके माउथ के अंदर सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, किसकी मदद से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। और सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज कौन करता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, और इसका pH 6.8 है। ठीक है, अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट को ये यहीं पे डाइजेस्ट कर देते हैं माउथ के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट है कसकटा, लीच, टिक, लाइस। तो अमरबेल जो है, लीच जो होती है, जो टिक्स होती हैं हमारे डॉग्स के ऊपर हो जाती है, ह्यूमंस के ऊपर जो लाइस हो जाती हैं, जुएं हो जाती हैं, वो सब किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो बिल्कुल शो नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है इनमें से कोई भी। ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है आप डेड एंड डिकेइंग चीज़ों के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो हम डेड थोड़ी है जब हमारे ऊपर लाइस ग्रो कर रही है, कसकटा एक हेल्दी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी शो नहीं करते। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, क्योंकि पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, होस्ट की बॉडी से आप न्यूट्रिशन को खींच रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एज पैरासाइट ये हमारी बॉडी के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कसकटा जिसका दूसरा नाम अमरबेल भी होता है, आपने बहुत सारे हेल्दी प्लांट देखोगे उनके ऊपर है ना ऐसे जड़े सी दिखती रहती है पीले पीले कलर की, तो वो क्या होती है, अमरबेल होती है, कसकटा होती है। और हमारा जो कसकटा है ना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक प्लांट है, उसके बाद भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, और जो एक हेल्दी प्लांट के ऊपर ये रह रहा होता है वहां से अपना न्यूट्रिशन ये ड्राइव करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट कब आएगा ये आप पे डिपेंड करेगा। फिर आप बोलते हैं अभी तक मॉक टेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि आप भी तो स्कोर नहीं लिख। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।